अब इसके आगे जैसे हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मतलब सेल का स्ट्रक्चर, किस तरीके से सेल के अंदर पार्ट्स उसके ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो सेल के मेन, किसी भी टिपिकल सेल में 3 मेन चीज़ें आपको मिलेंगी। एक मिलेगी आपको आउटरमोस्ट कवरिंग, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर मिलेगा साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। तो कोई भी टिपिकल सेल में ये 3 रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है, एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है यहाँ, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो एनक्लोज करती है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस सेल के परफॉर्म करते हैं। अब एक टर्म यहाँ लिखा है प्रोटोप्लास्ट। तो नेक्स्ट टर्म इज द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मीन्स अ सेल विद अ लिविंग, मतलब लिविंग सेल विद अ सेल मेम्ब्रेन विदाउट सेल वॉल, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा एंड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए यूज़ हुए हैं। लेमा मीन्स मेम्ब्रेन और प्लाज्मा साइटोप्लाज्म, ऐसी मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को कवर करे उसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किसी भी टिपिकल लिविंग सेल में आपको बताया था 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे इम्पॉर्टेंटली ये एक्ट करती है बैरियर की तरह, बैरियर जो इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली इसके अक्रॉस जा सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनको इसके थ्रू जाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने अक्रॉस आने देते हैं, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो इनके यूज़ के हैं उनको तो ये आने देते हैं, और जो अनयूज्ड हैं उनकी एंट्री रोक देते हैं। नेक्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड और प्रोटीन्स। लिपिड्स जो हैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कोई भी सब्सटेंस का एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ है यह है कि गैसेज एक्सचेंज या वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज सेल के अक्रॉस कैसे होगा। जब गैसेस की बात आती है तो गैसेस एक स्पेशल फेनोमेना के थ्रू एक्सचेंज होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो फेनोमेना है जब गैस मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ अपने आप चले जाते हैं। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, सॉल्वेंट में आता है वाटर, और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस वो फेनोमेना है जब वाटर अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें एक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन डिफ्यूजन अपने आप हो जाता है। डिफ्यूजन जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किसी भी इंसेंस स्टिक को अगर लाइट करके हम एक कॉर्नर में रख दें तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। फिर जो इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। और एक अब क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नेचर की होती है तो अमीबा है वो फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। स्यूडोपोडिया होते हैं इनके फॉल्स फीड्स, और जो फेनोमेना ये इस्तेमाल करते हैं फूड को निगलने के लिए उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे यहाँ एंडोसाइटोसिस करने के लिए क्या परफॉर्म करते हैं वो, मान लो ये सिंगल सेल जो अमीबा है, जैसे इनकी तरफ फूड आएगा तो ये अपने फॉल्स फीड्स को इसके अराउंड एनसर्कल कर लेते हैं, एनक्लोज करते हैं फूड को, और फिर धीरे धीरे जैसे ही इनकी स्यूडोपोडिया की मेम्ब्रेन्स आपस में टच करती हैं ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, और जो फूड जो है वो पैक हो जाता है फूड वैक्यूल में। इस तरीके से फूड का अंदर चले जाना या एनगल्फ निगल लेना बाय अमीबा या विद द हेल्प ऑफ दिस स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर्स, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 बातें आपको बहुत याद रखनी है। फर्स्ट थिंग, ये एक बैरियर की तरह काम करती है जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। दूसरी,
सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए क्योंकि जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इसके अक्रॉस जाने देती है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करती है कि कौन से अंदर आएंगे और कौन से नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इसकी नेचर है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स जो हेल्प करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में, और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज में। अगर आपसे कोई प्रोसेसेस के बारे में पूछे, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैस, गैसेस मूव करती हैं डिफ्यूजन के थ्रू और वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे कि शुगर सोल्यूशन, शुगर जो खुद को सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व करे, शुगर इज़ नोन एज सॉल्यूट, और जो वाटर है जो मीडियम प्रोवाइड करता है सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। फाइन, तो फंक्शंस हैं यहाँ जो इसके मेन दो ही फंक्शन है कि एक तो पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है और दूसरा अमीबा को हेल्प करता है फूड एनगल्फ करने में या निगलने में थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अभी बात आती है, अब किसी भी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हम किसी शुगर सोल्यूशन में या सॉल्ट सोल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। जैसे फर्स्ट केस यहाँ मैंने शो कर रखा है, ये एक बीकर है जिसमें सोल्यूशन प्रेजेंट है और उसमें मैंने एक सेल को डाल दिया। अब अगर बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा पानी है एज़ कम्पेयर टू सेल, तो इस तरह का सोल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक। हाइपो मीन्स लेस, टोनिक मीन्स सॉल्यूट। जिसके पास लेस सॉल्यूट होगा दैट मीन्स वाटर ज़्यादा अगर प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू सेल। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे सेल के कंटेक्स्ट में। इफ़ आउटसाइड एनवायरनमेंट में या किसी भी सोल्यूशन में लेस सॉल्यूट है और ज़्यादा पानी है एज़ कम्पेयर टू सेल के कंपैरिजन में, तब क्या होगा, तो जितना भी पानी अगर ज़्यादा है तो अपने से दो कम की तरफ मूव करेगा, तो वाटर विल मूव आउटसाइड टू इनसाइड। इस फेनोमेना को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। और जब किसी भी सेल को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो हमारा सेल जो है स्वेलअप हो जाता है। दूसरा केस है, ये है यहाँ पे हमने बीकर में हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो और हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो एज़ कम्पेयर टू सेल। सेल में अगर यहाँ लेस वाटर है तो सेल के अंदर ज़्यादा पानी मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, पानी हमेशा अपने ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करता है। अब सेल में ज़्यादा है तो सेल से वाटर बाहर की तरफ मूव करेगा, और बाहर की तरफ मूव करेगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जो वाटर की मूवमेंट हो सेल के अंदर से बाहर की तरफ, तो एक्सो मीन्स आउटसाइड, जिसके कारण क्या होगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। थर्ड केस जो है, जब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन, सेम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट हो, तो उस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। इस कंडीशन में हमारा ना तो सेल स्वेलअप होगा और ना ही श्रिंक, इस पर कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल वॉल। सेल वॉल ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है, परमेएबल लेयर है, जो केवल प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरियाज में और फंगस में ही आउटरमोस्ट कवरिंग की तरह प्रेजेंट होती है। ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है। ठीक है। प्लांट में ये बनी होती है सेल्यूलोज की और फंगस में काइटिन की। ये दोनों ही बहुत लार्ज चेन पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स, सेल्यूलोज की जो मोनोमर यूनिट्स हैं ग्लूकोज हैं, काइटिन का बहुत ही टिपिकल नेम है बट भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। बोथ आर द पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स की मोनोमर यूनिट यहाँ मैंने यहाँ लिख दी है। इसकी तो ग्लूकोज होती है और यहाँ ग्लूकोसामाइन। तो सेल वॉल ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका प्रोटेक्शन का ही होता है। परमेबल लेयर होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम, जैसे हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, पर्टिकुलरली हाइपोटोनिक के लिए अगर किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम एनिमल सेल को रखते हैं, तो एनिमल सेल के पास तो केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, पानी भरता जाएगा, एक टाइम आएगा वो फट जाएगा, एनिमल सेल डेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लिविंग प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, उसके पास
सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, वो उसको स्ट्रेंथ देती है। कितना भी पानी भर जाए सेल जो है बर्स्ट नहीं होगा, पर्टिकुलरली प्लांट सेल। ठीक है, एक और फिनोमेना जो यहाँ है प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन एंड प्लाज्मा मीन्स प्रोटोप्लाज्म। जैसे यहाँ देखा था हमने एक्सोस्मोसिस, जब हम किसी भी सेल को, पर्टिकुलरली अगर किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखते हैं तो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होती है। एक्सोस्मोसिस हो जाती है और सेल श्रिंक हो जाता है। सेल श्रिंक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रोटोप्लाज्म बाहर आ गया, जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म का लेवल कम हो गया। तो दैट श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यू हैव टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल को ये कैरी करता है। न्यूक्लियस का लोकेशन कहाँ होता है, एनिमल सेल में तो ये सेंटर में मिलेगा और प्लांट सेल में पेरीफेरी में, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में इसकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है ये डबल लेयर्ड होती है बट कंटिन्यूस नहीं होती। यहाँ पे छोटे छोटे स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस यहाँ प्रेजेंट है इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स जिसके थ्रू सब्सटेंसेस अंदर जा सकते हैं, अंदर से बाहर आ सकते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो न्यूक्लियस का होता है, ये कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, जिसके बेसिस पे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। जब हमारा सेल डिवाइड होने के लिए खुद को तैयार करता है उस समय ये जितना भी क्रोमेटिन थ्रेड है ये खुद को जोड़ करके रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अगर इन क्रोमोसोम्स को हम खोल दें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा एंटैंगल सा, उसे फंसा हुआ, उसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए के ही स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं जीन्स। और ये जीन्स कहलाती हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो एज अ होल हमारे अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर करता है क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड करना शुरू करते हैं, तैयार होते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। सिंगल डीएनए को अगर हम एंटैंगल कर दें कि 2.2 मीटर्स का होता है, इतना पूरा हम इसमें पैक नहीं कर सकते, इसलिए डीएनए बाउंड रहता है कुछ प्रोटीन्स के साथ में, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ। डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। डीएनए के स्मॉल सेगमेंट्स को हम कहते हैं जीन, और ये जीन होती है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वही तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर कहते हैं इसे सेल का, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये कंट्रोल करता है। दूसरा सेलुलर रिप्रोडक्शन। जिस भी सेल में न्यूक्लियस होगा केवल वो ही डिवीजन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। इनहेरिटेंस। अब क्योंकि इसके पास जीन है इसीलिए कैरेक्टर्स इनहेरिट या ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस इज वी हैव कवर्ड आवर topic up to nucleus. Thank you.